बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? उम्मीद है सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद सदाम। आपको खुशामदीद कहते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्लास 9th के चैप्टर नंबर 1 से वॉल्वॉक्स है। ये हमारा लास्ट टॉपिक है चैप्टर नंबर 1 का। वॉल्वॉक्स क्या है? वॉल्वॉक्स एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, लेकिन वो यूनिसेल्युलर होने के नाते में एक कॉलोनी के फॉर्म में रहता है, यानी जिसको हम कॉलोनियल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या कॉलोनियल ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। यानी ये एक एग्जांपल है कि कैसे एक कॉलोनी में बहुत सारे डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्पीशीज़ या डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स एक साथ रहते हैं, लेकिन उनमें से किसी भी एक दूसरे को फ़ायदा नहीं होता, यानी इसके रहने से इसको फ़ायदा नहीं होता। जैसे कि आपने बहुत सारे सिटीज़ में देखा होगा कि एक होटल में बहुत सारे रूम्स होते हैं और बहुत सारे रूम्स में बहुत डिफरेंट जगहों से आए हुए मेहमान गेस्ट रहते हैं और वो एक कॉलोनी बनाते हैं। यानी इसके रहने से उसको कोई टेंशन नहीं, इसके रहने से उसको कोई फ़ायदा नहीं और उसके रहने से इसको कोई फ़ायदा नहीं। जो भी आएगा अपना खाएगा, अपना पिएगा, अपने काम करेगा, ठीक है। वो उसको एनवायरनमेंट के सिर्फ खुद के लिए यूज़ करेगा। यहाँ पर भी वॉल्वॉक्स है जो कॉलोनियल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से ताल्लुक़ रखता है, रिलेशन रखता है। यानी कि अगर ऑर्गेनिज्म है वॉल्वॉक्स एक यूनिसेल्युलर, वो दूसरे वॉल्वॉक्स के सेल्स के साथ अपने आप को कॉलोनी के फॉर्म में रखता है, इन विच सेल्स हैव टुगेदर लाइक अ कॉलोनी। यानी सेल्स जो लिव्स हैं वो एक दूसरे के साथ रहेंगे, वो एक कॉलोनी के फॉर्म में रहेंगे, बट दे डू नॉट परफॉर्म वर्क फंक्शंस टुगेदर। यानी हमने बोला था कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में जब एक जैसे सेल्स एक फंक्शन परफॉर्म करने वाले जब एक दूसरे के साथ मिल जाएं तो वो एक टिश्यू बनाते हैं, लेकिन ये एक दूसरे के साथ फंक्शन नहीं करते। क्या है? डू नॉट परफॉर्म वर्क और फंक्शन टुगेदर। यानी एक दूसरे के साथ मिलजुल कर काम नहीं करेंगे, तो अगर काम नहीं करेंगे तो टिश्यू नहीं बनेगा। ये इंडिपेंडेंटली एक सेल अलग अलग तरीके से अपनी लाइफ स्पेंड करेगा, और अगर अगर ये सेल इंडिपेंडेंटली लाइफ सर्वाइव करेगा, और सेल अगर मैच्योर हो गया यानी रिप्रोडक्शन के लिए, यानी उस सेल से बच्चे पैदा होंगे, डॉटर सेल्स पैदा होंगे, तो वो सेल इंडिपेंडेंट होकर यानी अलग होकर उन सब से सेलों से अलग होकर अपनी कॉलोनी बना सकता है, ठीक है। ईच सेल लिव्स लाइक एन इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म, यानी हर एक सेल इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म के तहत से रह सकता है, वर्क परफॉर्म कर सकता है। और जो कॉलोनी में रहते हैं वो तकरीबन 50,000 सेल्स, और कहीं पर आता है कि 60,000 सेल्स भी हैं, ठीक है। 60,000 सेल्स, कुछ बुक्स ये बता रहे हैं कि 50 से 60,000 सेल्स इसमें होते हैं जो एक कॉलोनी बनाते हैं। वो कॉलोनी कैसी होती है? स्फेरिकल कॉलोनी होती है। कॉलोनी कैसी होती है? स्फेरिकल यानी एक दायरा बनाते हैं, ठीक है। उस दायरे में खुद को एडजस्ट करते हैं, एक दायरे में स्फेरिकल को कॉलोनी बनाते हैं, जिसमें तकरीबन जो सेल्स के नंबर होते हैं वो 5,000 सेल्स हैं। मोस्टली सिंथ टेक्स्ट बुक जो बता रहा है, हमारे बुक्स में 50,000 सेल्स ही हैं, 50,000 सेल्स ही हैं। लेकिन कुछ बुक्स हैं और गूगल भी यही बताता है कि 60,000 सेल्स भी हैं। तो आपको अगर टेस्ट में आ जाए तो आपको 50,000 ही चूज़ करना है, 60 को छोड़ देना है, क्योंकि आपके टेक्स्ट के हिसाब से ये राइट है। अ सिंगल सेल कैन लिव इंडिपेंडेंटली एंड फॉर्म देयर ओन कॉलोनी। यानी हमने जब बोला कि जब वो सेल क्या हो जाए, मैच्योर होगा, तो वो सेल इंडिपेंडेंटली अपने आप को एक कॉलोनी के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता है। यानी एक सेल से 2 सेल बनेंगे, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, यानी ऐसे ऐसे बढ़ते जाएंगे और वो एक दूसरे के फॉर्म में एक कॉलोनी बना देंगे स्फेरिकल। यानी एक सेल से कॉलोनी बन सकती है, लेकिन उनमें जो हर एक सेल होगा
वो अपना खाना खुद तैयार करेगा, वो किसी और के साथ शेयर नहीं करेगा, अपनी जो भी लाइफ प्रोसेस है वो खुद करेगा, वो किसी पर डिपेंड नहीं करेगा, यानी किसी का सहारा नहीं लेगा। ठीक है, ये हर एक सेल जो होगा वो अलग अलग अपनी लाइफ स्पेंड करेगा। It is the polyphyletic genus of chlorophyte green alga. Chlorophyte green alga यानी polyphyletic genus। polyphyletic उसको कहते हैं जिसके many ancestors हो। poly means many, phyletic means जो चेन आती है यानी लॉन्ग चेन भी जिसे बोल सके। polyphyletic यानी many ancestors यानी जिसके बहुत सारे बाप दादा हों, यानी हमारा बाप, हमारे बाप के बाद बाप, दादा, दादा का बाप, उस परदादा, उसका बाबा, यानी ये एक लॉन्ग चेन है जो पॉलीफाइलेटिक जीनस ऑफ ग्रीन एल्जी हो गई। क्लोरोफाइट ग्रीन एल्जी, ग्रीन एल्जी जो क्लोरोफाइट है, क्लोरोफाइट यानी हैविंग क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल होने की वजह से वो फोटोसिंथेसिस करता है, यानी अपना फूड खुद तैयार करता है। तो ये पॉलीफाइलेटिक जीनस ऑफ क्लोरोफाइट एल्जी है, तो इस वजह से यह भी अपना खाना खुद तैयार करती है। वोलवॉक्स भी अपना फूड खुद प्रोड्यूस करता है। और पॉलीफाइलेटिक क्लोरोफाइटिक ग्रीन अल्जा की फैमिली कौन सी है? फैमिली वोल्विकेशियाई, यानी वोल्विकेशियाई में जो फैमिली आती है एल्जी की वो ये होती है। इसमें कैरेक्टर्स ये होते हैं कि वो एक स्फेरिकल बॉडी होगी जिसमें 2 फ्लैजिला होंगे, और उसके अलावा वो अपना फूड जो है खुद प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, दे फॉर्म स्फेरिकल कॉलोनीज, यानी हमने पहले भी डिस्कस किया कि 50,000 सेल्स होंगे और वो एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहेंगे, कॉलोनी होगी, लेकिन एक दूसरे को ना अपना फूड शेयर करेंगे ना अपनी प्रोडक्ट बनाई हुई शेयर करेंगे। ठीक है, वो एक स्फेरिकल यानी सर्कल में रहेंगे, एक स्फेरिकल कॉलोनी बनाएंगे, विच में बी विजिबल एट सम इंस्टेंट, यानी वो भी कभी कभी दिखाई देगी कुछ खास लम्हों पे। ठीक है, इट इज़ फाउंड इन वेराइटी ऑफ फ्रेश वाटर हैबिटाट्स। हम इसे ऐसे बोल सकते हैं कि ये भी एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म है। एक्वाटिक पहले हमने मोबाइल में डिस्कस किया वर्ड एक्वाटिक को। एक्वाटिक की माना क्या थी? वाटर लविंग। ठीक है, यानी जो ऑर्गेनिजम्स पानी में रहें उसे हम एक्वाटिक बोलते हैं। तो ये वेराइटी ऑफ फ्रेश वाटर में रहती है, यानी ये भी एक्वाटिक हो गई। इट वाज फर्स्ट रिपोर्टेड बाय एंथोनी वॉन लियोनहक इन 1780, यानी 1700 ईस्वी में या 1700 सदी में जो पहला साइंटिस्ट था, पहला साइंसदान था, इसे माइक्रोबायोलॉजिस्ट भी बोल सकते हैं इस साइंसदान को, एंटोनी वॉन लियोनहक, और ये फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहा जाता है, लेकिन मॉडर्न को चेंज किया गया है फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है, अभी तक है, लेकिन कुछ टेक्स्ट में आ रहा है कि अब चेंज हुआ है, उसमें बहुत सारी डिस्कशन की, लेकिन पहले जो करता है, सर्वाइव करता है या इंट्रोड्यूस करता है तो फादर उसे ही बोलते हैं, बाद वाले कंट्रीब्यूशन को फादर नहीं बोल सकते। ठीक है, ये फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी है। इट वाज कॉल्ड एज अल्जा दैट लिव्स टुगेदर इन अ कॉलोनी। वोल्वॉक्स अल्जा की एक किस्म है, एक काइंड है जो कॉलोनी में रहता है। अल्जा ने भी टिश्यू लेवल अप्लाई कर ली थी, खुद में अडाप्ट कर ली थी। वो कैसे कि जब सिंगल अल्जा मिल रहे थे तो एक दूसरे के साथ सिंगल सेल अल्जा मिलकर उन्होंने कॉलोनी बनाई, लेकिन वो कॉलोनी में रह रहे थे और एक दूसरे की सपोर्ट भी कर रहे थे, यानी अगर किसी को फूड प्रोवाइड नहीं हो सकता था तो वो उसे फूड प्रोवाइड कर रहे थे, और अगर किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत थी तो वो उसके साथ वो चीज़ शेयर करते थे, लेकिन वोल्वॉक्स के कभी शेयर नहीं करता। अब ये स्ट्रक्चर ऑफ वोल्वॉक्स की स्ट्रक्चर कैसे स्टडी करें और उसके स्ट्रक्चर में क्या है। हमने पहले ही स्ट्रक्चर किया कि वोल्वॉक्स स्टडी क्या था कि वोल्वॉक्स इज स्फेरिकल इन स्ट्रक्चर, यानी वोल्वॉक्स जो है वो स्फेरिकल होता है, यानी जिसका डायमीटर हो, गोल हो, ठीक है, राउंड हो ऑब्जेक्ट इस तरह,
इट हैज़ 2 फ्लैजिला, यानी स्फेरिकल स्ट्रक्चर में है तो उसको 2 फ्लैजिला अटैच होंगे। 2 फ्लैजिला किसके लिए हैं, ठीक है। दीज फ्लैजिला हेल्प्स इन मूवमेंट बाय ब्रीथिंग वाटर बैक, यानी ये फ्लैजिला मूवमेंट के लिए हेल्प करते हैं कि उसको बीटिंग वाटर बैक, ब्रीथिंग नहीं सॉरी बीटिंग, यानी वाटर को क्या करेंगे, जैसे कि आपने शिप देखी होगी, वो क्या करती है, वाटर को पीछे धकेलती है और उसमें शिप जो है वह येच जो आगे चलती है। तो इसमें भी क्या करते हैं, ये फ्लैजिला की मदद से पानी को पीछे धक्का लगाते हैं और ख़ुद की बॉडी आगे जाती है। यानी ये इसके 2 फ्लैजिला इसके लिए हेल्प करते हैं कि मूवमेंट पानी में इजीली मूवमेंट कर सकें। इट हैज़ सेल वॉल एज आउटर मोस्ट लेयर, यानी अल्जा से बिलोंग करता है तो इसके आउटर मोस्ट लेयर कौन सी है, सेल वॉल ही है, ठीक है। इन वोल्वॉक्स क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट, जैसे अल्जा में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट था, इस वोल्वॉक्स में भी क्लोरोप्लास्ट मौजूद है और इस क्लोरोप्लास्ट की मदद से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कर सकती है, ठीक है। और फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट जो होती है वो फूड होती है। फूड कौन सा होता है, ग्लूकोज होता है। यानी ये कुछ क्लोरोप्लास्ट की मदद से बनाता है। वो क्या बनाता है, वो अपना खुद का फूड बनाता है। ये देखो, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट इट मेक्स देयर ओन फूड, यानी आपको लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ये आप क्या करता है, अपना क्लोरोप्लास्ट की मदद से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस स्टार्ट करके वो अपना खुद बनाता है। अब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस वो हमने डिस्कस कर लिया है। रेस्पिरेशन का भी प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में डिफरेंसेस वो हमने अपने लेक्चर अपलोड कर दिए हैं क्लास 10th के, और आपको गैसेस एक्सचेंज में वो टॉपिक मिल जाएगा फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन का, वो भी लेक्चर पढ़ा है, आप वहाँ से देख सकते हैं। दीज आर नॉट हार्मफुल टू ह्यूमन बींग्स बिकॉज इट डज नॉट प्रोड्यूस सॉरी दे डू नॉट होगा, डज नहीं होगा, बिकॉज दे डू नॉट प्रोड्यूस एनी हार्मफुल सब्सटेंस, यानी ये ह्यूमन बींग के लिए हार्मफुल नहीं होते हैं। क्यों हार्मफुल नहीं होते हैं, क्योंकि हार्मफुल उस सब्सटेंस को बोलते हैं जो हार्मफुल सब्सटेंसेस पैदा करे या जो वेस्ट पैदा करे, लेकिन वोल्वॉक्स में कोई ऐसी चीज़ पैदा नहीं होती जो हमारे लिए वेस्ट हो और हमारी बॉडी के लिए नुकसानदायक हो, ठीक है। ये फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से सिर्फ वाटर से और कार्बन डाइऑक्साइड से फूड बनाता है, और वो फूड जो है हमारे लिए भी फ़ायदेमंद है। ये कोई और जो कि वेस्ट मटेरियल नहीं बनाता। इसके स्ट्रक्चर में हम देखेंगे कि हमें 2 फ्लैजिला मिले और उसके साथ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल मिला, साइटोप्लाज्म मिला, सेल वॉल मिली, न्यूक्लियस मिला। और फूड वैक्यूल और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल ये 2 किस्म के वैक्यूल्स हैं। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल ऐसा बोल सकते हैं जो सुकड़ भी जाता है फिर भी कॉन्ट्रैक्ट भी हो जाता है, और इसके अलावा स्वेल भी हो जाता है, यानी उसके अंदर पानी जब आएगा तो ये सोयल हो जाएगा, मोटा हो जाएगा, और जब इससे निकल जाएगा तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, यानी ये छोटा हो जाएगा, ठीक है। इस कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल में वाटर भी होगा, H2O भी होगा, आयंस भी होंगे, सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, ठीक है, ये आयंस भी होंगे। यानी ये सॉल्यूशन ऑफ सेल को, यानी बाहर से जो आने वाला सॉल्यूशन है आयन लिक्विड फॉर्म में, वो इसमें स्टोर होगा, या अंदर से जो लिक्विड फॉर्म में वेस्ट जाएगा वो भी इसके अंदर स्टोर होगा। और फूड वैक्यूल जो है, फूड वैक्यूल में क्या होगा कि फूड वैक्यूल में जो फूड आएगा, सॉलिड मटेरियल आएगा, जैसे कि ग्लूकोज होगा या मोनोमर्स होंगे, जैसे अमीनो एसिड्स होंगी, लिपिड होगा, वो आएगा अंदर या अंदर से बाहर जाएगा, वो स्टोर होगा किसमें, फूड वैक्यूल में। तो गाइस ये था हमारा वोल्वॉक्स और स्ट्रक्चर ऑफ वोल्वॉक्स। ये सेम पॉइंट्स आप अपनी कॉपी पर नोट कर सकते हैं, यही सेम पॉइंट्स आप अपने एग्ज़ाम पेपर में लिख सकते हैं, और इन्हीं सेम पॉइंट्स की मदद से आप अपने क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी पॉइंट आपकी नहीं छूटेगी, और MCQs जो भी होंगे सिर्फ़ और सिर्फ MCQs आपके यहीं से ही बनेंगे, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपका चैप्टर नंबर 1 मुकम्मल हो गया। अभी हम कल से स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4। तो हमारे अगली वीडियो के लिए वेट करें, हमें लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और अगर हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो की लिंक भी शेयर कर सकते हैं, लिंक शेयर करें और उनको भी बोलें सब्सक्राइब करने के लिए। अगर आपकी सपोर्ट मिलती रही तो इंशाल्लाह हम न्यू वीडियोस बनाते रहेंगे और आपको हमारी न्यू वीडियोस मिलती रहेगी।
ये आपको नोट करना है अपनी कॉपी पर। यह आपको बोर्ड के एग्ज़ाम में भी आएगा। आप किसी भी पेपर में बैठे हैं, टर्म टेस्ट है, एनुअल एग्ज़ाम है आपका, तो आप उसमें नोट कर सकते हैं। एक एक पॉइंट आपके यूज़फुल है और एक एक पॉइंट ही आपके लिए काम की है, जिसमें से MCQs बन सकते हैं। खुदा हाफिज़। अब हम अगली वीडियो में मिलेंगे।